गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। भगोड़े कर्जदार को जेल भेजने, इजरा खारिज होने से बचाने और उसका संपत्ति जितनी भी है शपथ पत्र पर प्रकटीकरण कराने का क्या प्रोसीजर है, आज के हमारे वीडियो का यही टाइटल है। वैसे आजकल सर मैं बता दूं कि रुपया उधार देने का जमाना अब गया। अब बहुत कम लोग ईमानदार बचे हैं। यदि किसी के पास संपत्ति है तो फिर भी उम्मीद की जा सकती है कि आपके पैसे की वसूली हो सकती है। अगर आप उसके पास संपत्ति ही नहीं है और आपने उसको बड़ी भारी रकम उधार दे दी तो आपको उससे वसूल करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप यदि उसके पास अचल संपत्ति है, वो भी न्यायालय से जो सीमा है, छूट प्राप्त सीमा से ऊपर, जैसे कि मध्य प्रदेश में 5 एकड़ जो कृषि भूमि है उसको जो डिक्री वसूली की इजरा के निष्पादन में कुर्क नहीं किया जाता, उसको छूट प्रदान कर दी गई है। और भी बहुत सी चीजें हैं जो उसमें सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में बताई गई हैं। कृषि के उपकरण और वो खेती की योग्य भूमि जो आजीविका चलाता है, ऐसे बहुत सी पूरी लिस्ट दी गई है। तो यदि आप देने से पहले ये विचार कर लें, वरना फिर आपके पास रह ही क्या जाएगा। एकमात्र उपाय आपके पास यही रह जाएगा, आप गुस्से में घूमेंगे और नाराज होके सालों निकाल देंगे कि मेरे पैसे नहीं दे रहा है, मेरे पैसे नहीं दे रहा है, और अंत में आप ये सोचेंगे कि मैं इसको जेल भिजवा देता हूँ। तो उसकी जो प्रोसीजर क्या होगी, वो आदेश 21 नियम 37 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में बताई गई है। उसके तहत आवेदन दिया जाएगा। आवेदन दिए जाने पर जज साहब नोटिस जारी करेंगे, लेकिन जज साहब को यदि शपथ पत्र पर और ऐसे भी समाधान हो जाता है कि ये भाग सकता है, डिग्री के निष्पादन में फरार हो सकता है, तो सीधे गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया जा सकता है उसमें। वैसे नोटिस पहले दिया जाएगा और आदेश 21 नियम 38 में वो उसको गिरफ्तार करके लाए जाने के संबंध में निर्देश होंगे। और आदेश 21 नियम 40 में जो मदयून है, प्रतिवादी जो नीचे था, और आपने जब वसूली की इजरा पेश करी आदेश 21 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत, तो उससे अदालत में हम जज साहब से आदेश 21 नियम 40 के तहत आवेदन प्रस्तुत करके निवेदन कर सकते हैं। जैसे कि आपको उसकी संपत्ति का पता नहीं है कि उसके पास कितनी संपत्तियां और कहाँ स्थित है, तो इसी बात की जानकारी के लिए आप आवेदन लगा सकते हैं कि माननीय न्यायालय इसको बुलाया जाए और शपथ पत्र पर इससे जानकारी ली जाए। आप उससे पूछ सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं उसका, कि इसके पास कितनी संपत्ति है। अगर वो गलत जानकारी देता है तो वो मिथ्या साक्ष्य देने का भी दोषी माना जाएगा। ये भी प्रावधान बताया गया। कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है कि इजरा चलते हुए तकरीबन 10 साल हो गए। एक मेरे प्रकरण का उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ कि फैसला हुआ काफी सालों पहले, और तकरीबन इजरा वसूली की इजरा चलते हुए तकरीबन उसके 11 साल से ऊपर हो गए। बराबर डिक्रीधारी भी कोर्ट में आता है, और जो प्रतिवादी था वो एक 9.5 लाख रुपए की वसूली का उदाहरण लेके चल रहा हूँ सर। ई बुक पीडीएफ के अंदर भी मैंने उस उदाहरण को मेंटेन किया है। उस ई बुक पीडीएफ की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। ये तीनों आवेदन किस प्रकार से पेश होंगे, आदेश 21 नियम 40, आदेश 21 नियम 37, और हमारी इजरा खारिज न की जाए, ये तीनों आवेदनों की ड्राफ्ट भी उसी में मौजूद है। उसी में से मैं आपको आगे की जानकारी दूंगा। मामला मैं ये बता रहा था कि कई बार वसूली की इजरा भी खारिज करने का न्यायालय के द्वारा कह दिया जाता है। जैसे कि 10 साल हो गए आपकी इजरा चलते हुए, न्यायालय कह रहा है भाई आप अचल संपत्ति की सूची लाओ वरना हम इजरा खारिज कर देंगे, जबकि डिक्रीधारी भी उपस्थित हो रहा है न्यायालय में, उसके वकील साहब भी उपस्थित हो रहे हैं न्यायालय में, नियमित रूप से तलबाने पेश किए जा रहे हैं और नोटिस जारी हो रहे हैं, और पुलिस भी जा रही है, न्यायालय के जो कर्मचारी वो भी जा रहे हैं उसको पकड़ने, और 10 साल की अवधि ऐसे ही बीत जाती है और अचानक माननीय न्यायालय कहते हैं कि इसको हम खारिज कर देंगे। तो अब इसमें उस डिक्रीधारी का क्या दोष? वो तो उपस्थित हो रहा है, क्योंकि आदेश 21 नियम 105 में बताया गया है कि सुनवाई के नियत दिन को यदि डिक्रीधारी उपस्थित नहीं होता है तो उसकी आवेदन को खारिज कर दिया जाएगा, आदेश 21 नियम 105 में। अब यहाँ तो वो कंडीशन लागू नहीं हो रही है, वो तो आ रहा है, वो तो अनुपस्थित ही नहीं है, उसके वकील साहब भी उपस्थित हैं। तो यदि वो खारिज कर दिया जाता है तो 30 दिन के अंदर उसको पुनः सुनवाई में लेने का आवेदन लगाया जा सकता है। इसी में प्रावधान भी दिया गया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पैसे आपने दे दिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि सर यदि संपत्ति नहीं है और उसके पास वसूली की कई मामला नहीं है, तो वो, या अगर वो वास्तव में गरीब है कि परिवार पे अचानक कोई विपत्ति या आपत्ति आ जाती है, तो व्यक्ति मजबूरी में पैसा ले लेता है ब्याज पे उधार। जैसे कि माता पिता का स्वास्थ्य खराब हो गया, अस्पताल में भर्ती हैं, डॉक्टर साहब ने कह दिया कि इतना बिल लगेगा, प्राइवेट हॉस्पिटलों के बिल तो आप जानते ही हैं सर,
लाखों में जाते हैं, मुर्दे की लाश तक नहीं देते हैं, उसको भी इंजेक्शन बॉटल लगा देते हैं और उसका भी बिल बना देते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई मजबूरी के मारे ने ले लिए और उस पर ब्याज चढ़ते चढ़ते पता लग रहा है कि उसके 2 लाख रुपए के हो गए, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपए हो गए। अब वो मजदूरी करता है, 5-8 हजार रुपए कमाता है, घर परिवार में ही खर्चा हो जाते हैं, कहाँ से देगा सर यदि उसके पास संपत्ति भी नहीं है। तो या तो वो दान पुण्य की नियत से आप दे दें, सबसे बेहतर होगा इस स्थिति में, क्योंकि वो ऊपर वाला भी देखने वाला है, वो पता नहीं आपको कहाँ से उसकी रहमतों के खजाने खोल देगा और आपको पता नहीं कहाँ से उसके बेनिफिट्स मिल जाएंगे। लेकिन यदि कोई सक्षम व्यक्ति है, पूर्णतः सक्षम है, पैसे वाला भी है, जमीन जायदाद भी है, मकान भी है, और वो यदि आपके रुपये खाता है तो वो बेईमानी करता है। तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को भी जो है कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई न्यायालय के द्वारा की जाती है। तो ऐसा भगोड़ा व्यक्ति जो पूरा संपन्न भी है, पैसे वाला भी है, देने में भी सक्षम है, लेकिन बेईमानी के चलते वो पैसे नहीं दे रहा है, तब हम इन चीजों का उपयोग उसमें करेंगे। आदेश 21 नियम 37 के तहत जेल भेजने की कार्रवाई, आदेश 21 नियम 40 के तहत उसके शपथ पत्र पे उसकी संपत्ति का प्रकट करें, बताएं आप। और यदि न्यायालय कहते हैं कि आपकी इजरा खारिज होगी, तो वो आदेश 21 नियम 105 का हवाला देते हुए भी हम उन आवेदनों में निवेदन करेंगे। सरपंच के प्रमाण पत्र भी आप लगा दें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब गिरफ्तार करने न्यायालय के आदेश के पालन में जाती है पुलिस या न्यायालय के कर्मचारी, तो अक्सर जब वो लौट कर आते हैं तो उनका जो सूचना का जो कागज रहता है उसके पीछे टीप लगे लगा के वो लाते हैं, उसके नहीं मिलने का कारण। अब नहीं मिलने का कारण हमारे केस में क्या क्या है या किसी भी केस में हो सकता है। घर पर नहीं मिला, घर पर ताला लगा था, रिश्तेदारी में मिलने गया है, इलाज कराने के लिए बाहर गया है, बाहर काम करने जाता है, गांव छोड़कर चला गया है, बेटी की तबीयत खराब थी तो उसके घर मिलने गया है। मतलब ये 7-8 कारण तो मैंने आपको बता दिए। मतलब 8 साल से 10 साल से जब लगातार यही चला आ रहा है, तो अब आप क्या समझ सकते हैं सर, क्या ऐसा संभव है? तब ऐसी स्थिति में आपके सामने एक उपाय ये भी होता है कि आप उस गांव के सरपंच महोदय का एक प्रमाण पत्र भी बनवा के लगा सकते हैं जज साहब को बताने के लिए कि श्रीमान, उसमें उसके स्थायी निवास होने का, कि ये इसी गांव में रहता है, यहीं खेती बाड़ी करता है, कहीं बाहर नहीं जाता है और यहीं का स्थायी निवासी है, ताकि जज साहब को भी ये पता लग सके कि आखिर रिपोर्टें लग के आ रही हैं तो ये रिपोर्टें सही हैं या सरपंच महोदय के द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र सही है। कहीं ना कहीं तो न्यायालय के समक्ष वास्तविक स्थिति आती ही आती है। अब यदि इतना कुछ होने के बाद भी न्यायालय, माननीय जज साहब ये कहते हैं कि भाई शपथ पत्र भी आपने, ये प्रमाण पत्र भी दे दिए, सब कुछ दे दिया, अब आप व्यक्ति को जनरली संपत्ति की जानकारी कब हो सकती है? जब वो रुपए उधार देता है, तो उसी समय एग्रीमेंट में लिखा पढ़ी की जाती है। अब उसी समय एग्रीमेंट की लिखा पढ़ी में यदि आपने उसकी संपत्ति अचल का उल्लेख कर दिया, जैसे कि पता लग रहा है 50 बीघा कृषि की भूमि है और आपसे वो 10 लाख रुपए उधार ले रहा है, तो 50 बीघा कृषि भूमि का सर्वे नंबर, रकबा, तहसील, जिला और उसके खसरे की कॉपी आप उसके साथ आप अटैच करेंगे, तो ये आपको ज्ञान रहेगा बिल्कुल शुरू से ही क्या उसकी अचल संपत्ति है। उसमें आप एग्रीमेंट में लिखेंगे भी कि यदि समय पर रुपया नहीं दिया तो ये इसको विक्रय करके राशि वसूल करने का अधिकार होगा। ये यदि आपका एग्रीमेंट होता है किसी भाव पर जमीन खरीदने का, तो कि ये जो राशि रहेगी उसकी एवज में 50 बीघा में से 2 बीघा, 1 1.5 बीघा, 3 बीघा जमीन का रजिस्टर्ड विक्रय विलय की मैं करा दूंगा, कोई हिला हवाला नहीं करूंगा, तो उसमें आपको संपत्ति का पता रहेगा। अब आपने संपत्ति आपने लिखी ही नहीं, उसमें आपने पैसे दे दिए, अब आपको भला कहाँ से ज्ञान होगा? फिर आपको भटकना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। यदि खेती की जमीन है तो आपको उस गांव के पटवारी महोदय से मिलना पड़ेगा, ऑनलाइन सर्च करवाना होगी, वो पता मकान के लिए गांव में जानकारी लेना होगी, शहर में तो नगर पालिका में आपको जानकारी लेना होगी, तो ये सब फिर आपके ऊपर बर्डन आ जाएगा, ये आप ही को करना होगा। कई बार ऐसा भी होता है, आप जानते हैं कि नाबालिग की संपत्ति जो न्यायालय की अनुमति के बगैर नहीं बेची जा सकती, वो भी नाबालिग के हित में ही बेची जाएगी। अब यदि आपने कोई एग्रीमेंट ऐसा कर लिया कि जो पैसे लेने वाला व्यक्ति है वो ये कहता है, नाबालिग की जमीन, उसके भतीजों की जमीन है या रिश्तेदार की, कि मैं इसको गिरवी रख रहा हूँ, वो बच्चे उसी के पास है, पिता उनके शांत हो गए, तो भाई के मतलब उनके सगे भाई मतलब चाचा के पास रह रहे हैं। अब चाचा ये एग्रीमेंट कर लेते हैं उस जमीन का नाबालिगों की कि यदि मैं पैसा ले हो रहा है, चाचा पैसा नहीं दे पाया तो इसको मैं आपके हक में रजिस्ट्री करा दूंगा। अब ये एग्रीमेंट भला सर कहाँ से वैलिड हो जाएगा? जब न्यायालय की अनुमति के बगैर उस संपत्ति को बेचा ही नहीं जा सकता, तब आप एग्रीमेंट में कैसे लिख रहे हैं? उसके आधार पर दावा पेश कर दिया कोर्ट में, अब वो न्यायालय उसमें आदेश ही नहीं करेगा, उसके आधार पर ना तो आपके हक में रजिस्टर्ड विक्रय विलेख का निष्पादन करेगा, ना उसको बेच के उसकी वसूली की जरा की जाएगी।
तब इस स्थिति में आपको दावे का भाग को त्याग करना पड़ेगा। अब दावे के भाग का त्याग करना पड़ेगा। अब यहाँ भी कई बार ऐसा होता है, जो पहले जो ऑफलाइन रजिस्ट्रियां होती थी अब तो ऑनलाइन हो गई सर। पहले टाइप होती थी, टाइप होने के बाद वो पेश होके और रजिस्ट्रियां हो जाया करती थी। तो उस समय भी कई लोगों ने न्यायालय की अनुमति के बगैर ही नाबालिगों की जमीनें बेच दी, और उस पैसे का नाबालिग के हित में उपयोग किया या उन्होंने उपयोग किया, इसका कुछ रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। लेकिन यदि न्यायालय की अनुमति रहती है तो रजिस्ट्री के अंदर लिखा जाता है कि न्यायालय की अनुमति के इस आदेश क्रमांक के जरिए ये हमारे द्वारा विक्रय की गई है, न्यायालय से अनुमति ले ली गई है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना होगा सर, क्योंकि यदि आपने ध्यान नहीं रखा तो आपका पैसा डूब जाएगा। सालों आपको कोर्ट के चक्कर लगाना होंगे। वकील साहब भी इसमें क्या करेंगे आप बताएं। वकील साहब आप केस जीत गए, आप अब हमारे पक्ष का, मैं मेरे ही पक्षकार का सर आपको बता रहा था, केस भी जीत गए, वसूली की इजरा भी 10 साल से विचाराधीन है। और वो शुरू में 2 4 8 बार आया, उसके बाद उसकी एक बार पकड़ कर लाया तो उसकी जमानत भी मंजूर कर ली साहब ने, उसको फिर छोड़ दिया, फिर कहा भाई पैसे लेके आओ। उसके बाद वो जो भागा तो आज तक नहीं आया। हालांकि सक्षम है, खेती बाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन पक्षकार को ज्ञान ही नहीं, कहाँ से ढूंढ के लाया उसके रिकॉर्ड। अब जो रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं वो इतनी कम मात्रा में आ रहे हैं कि वो रिकवरी नहीं हो पा रही उससे। जेल भेजने का मामला आदेश 21 नियम 37 के तहत आपको आवेदन लगाना होगा। तो ये परिस्थितियां सर बन जाती हैं। तो अब हमारे आज के जो वीडियो का मेन मकसद ये है कि ऐसे भगोड़े कर्जेदार को, जो सक्षम भी है और बेईमान भी है, कैसे जेल भिजवाया जाएगा, संपत्ति का कैसे प्रकटीकरण करवाया जाएगा, आदेश 21 नियम 40, आदेश 21 नियम 37 और आदेश 21 नियम 105, इन आदि पर हम चर्चा करेंगे। इन सभी आवेदनों की ड्राफ्ट मैंने ई बुक पीडीएफ के अंदर तैयार करके रखी है। उसी के अंदर से मैं आपको जानकारी दूंगा कि यदि हमारे सामने ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है तो हम न्यायालय में किस प्रकार से आवेदन देकर आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। तो आइए सर, लेट्स गो। देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर डिक्री वसूली का मास्टर ड्राफ्ट। 9.5 लाख के लिए भगोड़े कर्जदार को जेल भेजने और इजरा खारिज न होने देने तथा शपथ पत्र पर संपत्ति के प्रकटीकरण का कानूनी आवेदन। एक 9.5 लाख रुपए का मैंने एक उदाहरण लिया है एक समझाने के लिए। इसमें कानूनी अस्वीकरण आपको दिख रहा है, डिस्क्लेमर में हर उसमें लिख देता हूँ। ये एक पीडीएफ है सर, ई बुक पीडीएफ। अब हम सीधे मुद्दे की बात पे चलते हैं, जहां मैं सबसे पहले आपको वसूली याचिका को खारिज न करने हेतु आदेश 21 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत वादी का आवेदन। वसूली की इजरा आदेश 21 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत पेश की जाती है। अब मामला कभी कभी मैंने आपको बताया कि जैसे काफी पुराना हो जाता है तो माननीय न्यायालय किसी भी आधार पर उसको खारिज कर देते हैं। खासतौर से आपने तलबाना पेश नहीं करा, उपस्थित नहीं हुए, मुख्यतः आधार ये रहते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में हम माननीय न्यायालय से निवेदन कर सकते हैं और आदेश 21 नियम 105 का उनको हवाला भी दे सकते हैं। एक बता भी सकते हैं कि आदेश नियम 21 105 में प्रावधान दिए गए खारिज करने के, उसके तहत सर हम नहीं आते हैं, इसलिए इसको निरस्त नहीं किया जाए और हमारे पैसों की वसूली की जाए। तो इसके लिए जो आवेदन सबसे पहला तैयार होगा, तो ऊपर जो है कि सबसे ऊपर तो सर न्यायालय का नाम लिखाएगा। न्यायालय श्रीमान व्यवहार, जो भी व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 1 और 2 है, और यहाँ पे ये इसमें हो सकता है वो नाम आया नहीं, मैं इसमें लिख देता हूँ सर आपके सामने, धीश महोदय, और ये निर्देश कर दिया मैंने। ये जो भी आपका न्यायालय का नाम हो आप लिख सकते हैं, फिर भी दिनांक जो भी हो। जैसे एक उदाहरण के तौर पर 28/11/2025 लिख दी है मैंने इसमें। 28/11/2025 तो आज ही है तारीख, लेकिन मैंने एक उदाहरण के तौर पे इसमें लिख दी है। और इसमें वादी डिक्रीधारी निम्नलिखित निवेदन करता है। नंबर 1, यह कि वादी के पक्ष में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 30/10/2014 को डिक्री पारित की गई थी। एक उदाहरण के तौर पे लिखा सर समझाने के लिए, ताकि आप समझ सकें। आपका मामला भी इस प्रकार से इससे मिलता जुलता या इससे हटके भी हो सकता है, तो उसके फैक्ट आप यहाँ पे लिख लें। ये एक बतौर आइडियल ड्राफ्ट है एक समझाने के लिए। 2014 को पारित की गई थी, लेकिन आज दिनांक 16/12/2025 तक, मतलब आने वाली दिनांक आज है 28/11/2025, आने वाली पेशी जैसे आपकी कोर्ट में लगी है 16/12/2025, उस दिनांक तक मूलधन, अनुबंध, ब्याज, वाद प्रस्तुति पश्चात ब्याज और समस्त वाद व्यय व अन्य शुल्कों सहित मदियों पर वादी का लगभग 9,50,000 रुपए लेना बनता है। एक उदाहरण के तौर पे यदि आपका 1 लाख बनता है, 50,000 बनता है, 5 लाख बनता है, जो भी हो, 50 लाख, 1 करोड़, आप इस राशि को यहाँ लिख दें। एक आइडियल ड्राफ्ट है उदाहरण के तौर पे। नंबर दूसरा पेरा है यह कि डिक्री पारित होने के उपरांत आज तक 11 साल 1 माह 16 दिन बीत जाने के बावजूद
मदीन ने उक्त राशि का भुगतान नहीं किया है और माननीय न्यायालय के आदेशों की लगातार अवहेलना कर रहा है। नंबर तीसरा पेरा आएगा इस ड्राफ्टिंग का, यह कि मदीन वसूली से बचने के लिए लगातार पेशी से गैर हाजिर है। उसने अपना पैतृक निवास एवं संपत्ति बेचकर नया स्थान, जो भी ग्राम या शहर हो, पर अपनी पत्नी एवं बच्चों के नाम पर नई संपत्ति खरीद ली है, जो स्पष्ट करता है कि उसके पास डिक्री राशि चुकाने के पर्याप्त साधन है। कई बार सर ऐसी चालाकी करते हैं लोग बाग कि पता लग रहा है कि 15-20 लाख रुपए की वसूली उनको देना है, पैसे की क्षमता सक्षमता सब है, उस शहर में से सारी संपत्ति बेचकर चले जाते हैं बाहर दूसरे शहर में काफी दूर, और वहां जब वो संपत्ति नहीं खरीदते हैं तो वो खुद के नाम से नहीं खरीदता, वो बच्चों के नाम से, पत्नी के नाम से खरीदता। वो इस सोच के साथ ये कार्य करता है कि यदि न्यायालय का नोटिस भी आया और वसूली की नौबत भी आई तो ये संपत्ति मेरे पत्नी और बच्चों के नाम होगी, तो न्यायालय मुझसे वसूली नहीं कर पाएगा। ऐसी भी चालबाजियां की जाती हैं और न्यायालय के समक्ष, न्यायालय के नॉलेज में आप इस बात को ला भी सकते हैं। अब वो मामला ये होता है कि यदि ऐसा किया जाता है कि वाद विचारण के दौरान यदि कोई संपत्ति बेची बेची जाती है, तो संपत्ति अंतरण अधिनियम जो है उसके प्रावधान लागू होते हैं, धारा 52, धारा 53, कि उसको शून्य, वो अपने आप में उसको निरस्त कराने का दावा फिर आपको अलग से लगाना पड़ता है। हम आगे बढ़ते हैं सर इसमें कि मतलब उसको न्यायालय के नॉलेज में आ जाएगा कि हाँ ये सक्षम व्यक्ति है। दूसरा है यह कि वादी ने आदेश 21 नियम 37 के तहत सिविल कारावास हेतु खर्चा भी चालान क्रमांक 2 दिनांक 27/5/2019 को 5,400 रुपये जमा करा दिया। कहने का मतलब क्या हुआ सर कि ये हम हमारा आवेदन जो है ये इसलिए हम पेश कर रहे हैं क्योंकि जज साहब ने हमसे कह दिया कि अब हम इस इजरा को खारिज कर देंगे। आपकी 8-10 साल हो गए और ना तो आप संपत्ति पेश कर रहे हैं और गिरफ्तार वो हो नहीं रही रहा, हो ही नहीं रहा। अब ये गिरफ्तार नहीं होने का जो है कि कारण न्यायालय के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा पकड़ के नहीं ला जाना है, नहीं ला पा रहे हैं। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो तो उपस्थित हो रहा है डिग्रीधारी, उनके वकील साहब हो रहे हैं, नियमित तलबाने पेश किए जा रहे हैं, नियमित सूचना जारी हो रही है। उन्होंने उसको जेल भेजने का 5,400 रुपये जैसे कि आदेश 21 नियम 37 के तहत न्यायालय में चालान के जरिए रुपए जमा कराकर चालान भी पेश कर दिया, तो वो तो तत्पर खड़े हैं। लेकिन अब फिर भी न्यायालय कहता है निरस्त की जाए, तो फिर हमें इन बातों को बताना होगा। ये आवेदन हम इसीलिए तैयार कर रहे हैं कि चालान 5,400 रुपये भी जमा करा दिया और मदीन के विरुद्ध आदेश 21 नियम 38 के तहत गिरफ्तारी वारंट भी जारी है। ये माननीय न्यायालय को हम बता रहे हैं सर। तीसरा पॉइंट यह कि माननीय न्यायालय के तामील कुनिंदा पुलिस कर्मचारी लगातार असत्य टीप लगाकर ला रहे हैं कि मदीन गांव में नहीं है, गांव में या शहर में। ग्राम सरपंचों के प्रमाण पत्र 28/11/2025, मतलब आप गांव के सरपंच साहब से प्रमाण पत्र बना लें और उसको भी सूची अनुसार कोर्ट में पेश कर दें और न्यायालय को बताएं कि ये माननीय न्यायालय, ये देखें सरपंच महोदय ने प्रमाण पत्र दिया, वहीं रहता है, पूरा दिन वहीं रहता है, कहीं बाहर भी नहीं जाता, फिर भी असत्य टीपे लग कर आ रही हैं। इसमें हमारा कोई दोष नहीं और हमारी इजरा को खारिज नहीं किया जाए और इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। ये सक्षम व्यक्ति है, इससे हमारे पैसे की वसूली कराई जाए। आगे बढ़ते हैं इसमें। यह स्पष्ट करते हैं कि मदीन एवं जमानतदार दोनों ग्राम के स्थायी निवासी हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसको डिक्रीधारी ने नोटिस जारी करवा आदेश 21 नियम 37 के तहत उसको पकड़ कर ले आए और उसका कोई रिश्तेदार या परिचित जमानत दे देता, तो वो उसकी भी जमानत की राशि की भी कुर्की करवाई जा सकती है। यह कि मदीन जानबूझकर और दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से विल्लीफुली एंड मेलिशियसली भुगतान करने से इनकार कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सर जोली जॉर्गिस वर्सेस द बैंक ऑफ कोचिन AIR 1980 AC 470 के अनुसार साधनों की उपलब्धता के बावजूद जानबूझकर भुगतान न करना ही सिविल कारावास का आधार है, जो इस प्रकरण में स्पष्ट कर दिया गया है। तीसरा पेरा हमने लिखना है इसमें आवेदन में, यह कि मदीन का जमानतदार जो है कि एक काल्पनिक नाम लिख दिया है सर मैंने, यह जगह छोड़ देता हूं मैं, आप जो एक काल्पनिक नाम कुछ भी ले लें या मैं देश कर देता हूं। ये मैंने कर दिया। जमानतदार भी पेशी से गैर हाजिर है, उसके विरुद्ध भी आदेश 21 नियम 54 के तहत कुर्की वारंट जारी है, तो उसका भी कुर्की वारंट जारी है। माननीय न्यायालय को आपने याद दिलाया कि इतना कुछ रिकॉर्ड पे आता। माननीय न्यायालय से विनम्र प्रार्थना है कि न्याय हित में निम्नलिखित आदेश एवं दिशा निर्देश पारित करने की कृपा करें। नंबर 1, वसूली याचिका को जारी रखने के संबंध में, चूंकि वादी 11 वर्ष से अधिक समय से लगभग 9,50,000 की राशि के न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है, इसलिए आदेश 21 नियम 106 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान वसूली याचिका इजरा को खारिज न किया जाए और इसे आगे जारी रखा जाए। ये हमारा एक निवेदन हो गया। दूसरा निवेदन है गिरफ्तारी और सिविल कारावास के संबंध में आदेश 21 नियम 38 के तहत न्यायालय के तामील अधिकारी पुलिस की
झूठी रिपोर्टों को देखते हुए मध्यम कारावास के संबंध में सर जो हमारा निवेदन है कि आदेश 21 नियम 38 के तहत न्यायालय के तामील अधिकारी मतलब जो कर्मचारी जाते हैं और पुलिस अधिकारी जो रिपोर्ट लगा कर ला रहे हैं वो सर असत्य रिपोर्ट है। आपने सरपंच का प्रमाण पत्र भी पेश किया, शपथ पत्र भी पेश कर सकते हैं आप यदि वो एक ही गांव के हैं तो। उस गांव का कोई आपका परिचित है, अगर जिस गांव में वो व्यक्ति रहता है जिससे आपको पैसे लेना है तो उस गांव के निवासी का शपथ पत्र भी आप लगा सकते हैं साथ में। तो झूठी रिपोर्ट जो है ये इनको देखते हुए मदीन की तुरंत गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु पुलिस अधीक्षक एसपी महोदय को पत्र या रिपोर्ट भेजी जाए। मदीन को तुरंत गिरफ्तार कर सिविल कारावास में भेजा जाए क्योंकि उसने जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण ढंग से भुगतान से मना किया। तीसरा आधार होगा आपका जमानतदार पर कार्रवाई के संबंध में। आदेश 21 नियम 54 एक गा के तहत जो जमानतदार है ये मैं इसमें देश कर देता हूँ सर। इसमें जमानतदार की जमानत राशि जो भी हो 50,000, 10,000, 1 लाख या 20,000 उसको सात फोर्ट फीट करने की कार्रवाई शुरू की जाए। अगला है डी संपत्ति कुर्की के संबंध में। आदेश 21 नियम 41 के तहत आवश्यक आदेश जारी किए जाएं ताकि मदीन को उसकी वर्तमान चल और अचल संपत्ति, आय के स्रोत और नए निवास स्थान जो भी गांव हो के संबंध में शपथ पत्र पर पूछताछ एग्जामिनेशन ऑफ ऑथ के लिए न्यायालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाए। उससे लगभग 9,50,000 की वसूली हेतु उसकी नई संपत्ति का पता चल सकेगा और आदेश 21 नियम 54 के तहत उसकी कुर्की की जा सकेगी। तो ये तो हमारा एक आवेदन हो गया। यदि माननीय न्यायालय ठान लेते हैं कि इसको अब हमें खारिज करना है तो हमें इन सब चीजों को न्यायालय के संज्ञान में लाना है, ज्ञान में लाना है और माननीय न्यायालय से निवेदन करना है कि सर हमारी ये खारिज न की जाए और उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। वो साधन सक्षम और संपन्न व्यक्ति है, वो जानबूझकर इस प्रकार का कार्य कर रहा है तो उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और हमारी ये खारिज न की जाए और उससे शपथ पत्र पर प्रकटीकरण कराया जाए। ये सभी निवेदन इसमें हो गए हमारे। अब हम इसमें अगली स्थिति देख लेते हैं। आदेश 21 नियम 41 सीपीसी के तहत इसका जो निवेदन था वो उसमें भी लिख दिया है, लेकिन ये स्पेशल इसके तहत भी हम आवेदन लगा सकते हैं। ऊपर पूरा माननीय न्यायालय, प्रकरण क्रमांक, वादी प्रतिवादी के नाम और बीच में लिख देंगे हम आदेश 21 नियम 41 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत मदीन की संपत्ति और देनदारियों के परीक्षण एग्जामिनेशन हेतु आवेदन। माननीय महोदय, निम्नलिखित निवेदन करता हूं। नंबर 1 पेरा यह कि वादी के पक्ष में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 30/10/2014 को डिक्री पारित की गई है। ये मैंने तारीख काल्पनिक लिख दी है ताकि आपकी डिक्री जिस तारीख को पारित की गई है आप यहाँ पे वो तारीख लिख दें। वर्तमान में दिनांक 16/12/2025 तक मतलब आने वाली तारीख, आज है 28/11/2025, आने वाली 16/12 जैसा आपकी कोर्ट में पेशी पे लगी है तो आप वहाँ तारीख उस तारीख तक उसका पूरा हिसाब जोड़ के आप बता दें। जैसा कि इसमें मैंने बताया है, मूलधन, ब्याज, वाद व्यय और अन्य न्यायालयीन शुल्कों सहित मदीन पर वादी का लगभग 9,50,000 रुपए लेना बनता है। अगला पेरा ये मैंने देश कर दिया था इसमें। यह कि मदीन और द्वेषपूर्ण ढंग से न्यायालय की कार्रवाई से बच रहा है और वसूली से बचने के लिए लगातार अपना पता बदल रहा है। यह कि मदीन ने अगला तीसरा नंबर का पेरा है सर हमारे आवेदन की ड्राफ्टिंग का। यह कि मदीन ने वसूली से बचने के उद्देश्य से अपनी पैतृक संपत्ति जो भी गांव की है मकान बेचकर अपनी पत्नी और बच्चों के नाम नई अचल संपत्ति खरीदी है। लगभग 10 लाख रुपए की लागत का मकान भी बना लिया है। ये भी उल्लेख कर रहे हैं हम न्यायालय के लिए में। अगला पेरा है यह कि वादी के पास मदीन द्वारा जो भी गांव में खरीदी गई है उस गांव को आप यहाँ पे लिख दें, नाम लिख दें उस गांव का, मैंने जगह छोड़ दी है, या शहर हो तो शहर लिख दें, में खरीदी गई नई संपत्ति का सटीक विवरण जैसे सर्वे नंबर, खाता संख्या, मालिक का नाम उपलब्ध नहीं है, जिसके अभाव में वादी उस संपत्ति की कुर्की हेतु नियम 54 के तहत पृथक आवेदन प्रस्तुत करने में असमर्थ है। तो मालूम ही नहीं है तो कहां से देंगे हम। तो इसी स्थिति में मदीन के पास डिक्री की राशि चुकाने के पर्याप्त साधन है लेकिन वह जानबूझकर भुगतान करने से इनकार कर रहा है। चौथा पेरा हो गया आवेदन का। पांचवा हो गया छठा पेरा हमारा, यह कि लगभग 9.5 लाख। ये 9.5 लाख मैंने एक उदाहरण के तौर पर लिखा है, यहाँ आपकी जो राशि हो सर आप वहां लिख सकते हैं। राशि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए मदीन की वर्तमान अचल और चल संपत्ति, देनदारियां तथा आय के स्रोतों की जानकारियां प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। अतः माननीय न्यायालय से विनम्र प्रार्थना है कि न्याय हित में आदेश 21 नियम 41 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निम्नलिखित दिशा निर्देश पारित करने की कृपा करें, जिसमें नंबर 1 है मदीन को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया जाए ताकि लगभग 9.5 लाख रुपए की डिक्री राशि की वसूली हेतु न्यायालय के समक्ष उसकी वर्तमान चल और अचल संपत्ति के जो भी स्रोत हैं, देनदारियां और नए निवास स्थान जो भी हैं के संबंध में शपथ पत्र पर पूछताछ की जा सके।
शपथ पत्र पर उसका एग्जामिनेशन किया जा सके। एक हो गया। दूसरा है सर, वैकल्पिक रूप से इसके अतिरिक्त मदीन को यह निर्देश दिया जाए कि वो अपनी संपूर्ण चल और अचल देनदारियां और आय के स्रोतों का शपथ एफिडेविट न्यायालय में प्रस्तुत करे, ताकि उस संपत्ति को कुर्क कर डिक्री की वसूली की जा सके। तो ये हो गया सर हमारा दूसरा आवेदन। नीचे वादी का नाम और द्वारा एडवोकेट हो जाएगा। तीसरा आवेदन हम देख लेते हैं जो डिक्रीधारी की ओर से पेश किया जा सकता है। ये दो आवेदन हो गए सर हमारे। एक तो आदेश 21 के तहत हमने पेश किया, इजरा खारिज न की जाए सारे प्रावधान। दूसरा हमने आदेश 21 नियम 4041, और तीसरा हमारा आदेश 21 नियम 37। इसमें जेल भेजने का जो निवेदन होता है कि ये जानबूझकर बच रहा है, भाग रहा है, तो इसको जेल भेजा जाए, तो नोटिस जारी होता है आदेश 21 नियम 38 के तहत। फिर वारंट जारी होता है। तो हम उस आवेदन की ड्राफ्ट क्या होगी जो हम माननीय जज साहब के समक्ष पेश करेंगे। यदि आपका मामला भी इस प्रकार से है तो ये ऊपर न्यायालय का नाम, वादी प्रतिवादी, डिग्रीधारी मदीन का पता पूरा, और एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 21 रूल 37 फॉर अरेस्ट ऑफ जजमेंट डिबेटर इन एग्जीक्यूशन ऑफ मनी डिग्री मोस्ट रिस्पेक्टली शोथ। नंबर 1, यह कि माननीय न्यायालय ने जो भी ये डिग्री पारित की है उसके अनुसार डिबेटर को राशि की जगह छोड़ दी है, अंकों में उसको अदा करना था। नंबर दूसरा है यह कि डिग्री अंतिम हो चुकी है तथा अपील योग्य अवधि भी व्यतीत हो चुकी है। अपील योग्य अवधि बची नहीं, अगर अपील में होगा वहां से मामला विचाराधीन तो स्टे लेके आए या निराकरण करवा के लाए, तब तक के लिए कार्रवाई रोकी जाती है। तीसरा यह कि उक्त डिग्री अंतिम हो चुकी है तथा अपील योग्य अवधि भी व्यतीत हो चुकी है, मतलब उसने अपील कोई प्रस्तुत नहीं की है। तीसरा, डिग्री होल्डर ने डिग्री की तामील हेतु या निष्पादन वाद प्रस्तुत किया है। चौथा पॉइंट है हमारा आवेदन का यह कि प्रतिवादी जजमेंट डिबेटर के पास उक्त डिग्री की राशि चुकाने की पर्याप्त सामर्थ्य एवं संपत्ति मौजूद है, तथापि वह जानबूझकर डिग्री की अवहेलना कर रहा है। पांचवा नंबर है हमारे आवेदन की ड्राफ्टिंग का यह कि प्रतिवादी न्यायालय से बचने हेतु फरार हो रहा है, छिप रहा है या नोटिस प्राप्त करने के बावजूद जानबूझकर अनुपस्थित है, जिससे स्पष्ट है कि वह भुगतान से बचने के लिए दुर्भावनापूर्वक कार्य कर रहा है। नंबर छठा पेरा है हमारा, ऐसी परिस्थितियों में सीपीसी का आदेश 21 नियम 37 के प्रावधान अनुसार प्रतिवादी को नोटिस देने का कोई औचित्य नहीं है, और इस माननीय न्यायालय को न्याय हित में उसके विरुद्ध सीधे गिरफ्तारी वारंट जारी करना उचित होगा। माननीय न्यायालय को लगता है तो आदेश 21 नियम 37 में नोटिस के बजाय गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया जा सकता है। क्लियर कर लें सर इसमें निवेदन हम, अतः निवेदन एक ही। नंबर 1, प्रतिवादी जजमेंट डिबेटर के विरुद्ध आदेश 21 नियम 37 सीपीसी के अंतर्गत सीधे गिरफ्तारी वारंट जारी करने की कृपा करें। नंबर दूसरा है डिक्री राशि को वसूल कर डिक्री होल्डर आवेदक को दिलाने का आदेश करें। तीसरा है न्यायालय उचित समझे तो अन्य आदेश निर्देश भी प्रदान करें। नीचे स्थान, दिनांक और डिक्री होल्डर और वकील साहब का नाम। तो ये सर हमारी एक आदर्श ड्राफ्ट है जो मैंने आपके लिए तैयार की है। इसमें आप फैक्ट अपने हिसाब से भर सकते हैं। इसके समर्थन में जो शपथ पत्र लगेगा उसकी भी ड्राफ्ट इस ई बुक पीडीएफ के अंदर है। इसी ई बुक पीडीएफ की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप वहाँ से खरीद भी सकते हैं। मैं इसके अंदर क्या क्या मैटर है उससे आपको परिचित भी करा देता हूँ। इसके बाद सर इसके साथ जो लगने वाली चेक लिस्ट है कि कौन कौन से आपको दस्तावेज इसके साथ लगाना पड़ सकते हैं जो जो आपके पास उपलब्ध हैं, जैसे कि एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन गिरफ्तारी वारंट हेतु। दूसरा, सपोर्टिंग एफिडेविट शपथ पत्र जो आपके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। तीसरा है सर्टिफिकेट ऑफ डिग्री, जजमेंट डिग्री एवं निर्णय की सत्यापित प्रति, प्रोसेस फीस, तलबाना, वारंट जारी करने के लिए कोर्ट फीस प्लस डाक तलबाना, वकालतनामा यदि वकील साहब के द्वारा पेश किया जा रहा है, एड्रेस वेरिफिकेशन ऑफ जजमेंट, प्रतिवादी का ताजा पता ताकि वारंट नोटिस शामिल हो सके। दूसरा, सहायक दस्तावेज है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आएगा एविडेंस ऑफ जजमेंट डिबेटर मीन्स टू पे, जैसे कि संपत्ति का विवरण, बैंक खाता, जमीन, व्यवसाय की जानकारी। दूसरा, प्रोविजन नोटिस यदि पहले भेजी गई हो, एफिडेविट ऑफ नॉन सेटिस्फिकेशन ऑफ डिग्री, डिग्री का पालन नहीं हुआ है तो यह दिखाने हेतु। कोर्ट की प्रक्रिया जो इसमें बताई गई है कि फाइलिंग काउंटर पर जमा करें। नाजिर एग्जीक्यूशन जो क्लर्क हैं बाद में उस पर केस नंबर आवंटित होता है। बड़े बड़े जो न्यायालय है उसमें तो अब एक काउंटर खिड़की अलग बना दी गई है, वो वहीं बाबूजी लेते हैं, पूरा चेक करते हैं, कोई कमी होती है तो बता देते हैं, उसके बाद फिर वहां से संबंधित कोर्ट को भेज दिया जाता है। लेकिन अभी भी तहसील प्लेस पे, जिला प्लेस पर वही प्रोसेस अभी भी मौजूद है कि डायरेक्ट दावा तैयार करके कोर्ट में दिया जाता है। अधिकतर जगह भी यही प्रोसेस फॉलो है। फिर जज साहब उस पर दस्तखत करते हैं, फिर नीचे बाबूजी की टेबल पर आता है, फिर उसके बाद वो दर्ज होने की प्रोसेस वहाँ चालू होती है। तो ये सभी चीज़ें सर हैं, इसमें प्रैक्टिकल टिप्स भी दी गई हैं। और
उसके बाद फिर यहाँ से अध्याय चालू होते हैं। मैं अध्याय के नाम बता देता हूँ। अध्याय 1 है हमारा डिक्री निष्पादन की नींव सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 21 क्या है, ये अध्याय 1 में बताया गया पूरी डिटेल। दूसरा है भगोड़े देनदार को जेल भेजने की रणनीति क्या होना चाहिए, आदेश 21 नियम 37-38 और जाली जॉर्ज वर्गीस का ऐतिहासिक फैसला है। और तीसरे अध्याय में छिपी हुई संपत्ति की खोज और कुर्की, आदेश 21 नियम 41-54 तथा धोखाधड़ी पूर्ण हस्तांतरण का कानून, इसकी पूरी डिटेल इसमें बताई गई। चौथा अध्याय वसूली में बाधाएं और समाधान, इजरा खारिज होने से बचाना और जमानतदार पर कार्रवाइयां। पांचवा अध्याय है जटिल कानूनी चुनौतियां, अवैध बिक्री और अन्य महत्वपूर्ण कानून। छठा अध्याय 9.5 लाख रुपए वसूली का मास्टर एप्लीकेशन ड्राफ्ट और कोर्ट में प्रभावी पैरवी। और यहाँ से फिर हमारी इसकी डिटेल चालू होती है, डिक्री और इजरा में मूलभूत अंतर। और ये इसमें जहाँ तक हो सकता था पूरा एक्सप्लेन करके सर मेरे द्वारा लिखने की कोशिश की गई है। और तकरीबन 82 पन्ने हैं, ये पीडीएफ बनने के बाद कुछ कम हो जाते हैं। तो ये हमारा ई बुक पीडीएफ है जिसके अंदर से मैंने आपको परिचित कराया है। इस ई बुक पीडीएफ के अंदर से परिचित कराने का मेरा मकसद यही है कि इसको आप देख लें, सुन लें और समझ लें, और उसके बाद यदि आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी तभी आप इसको खरीदें। 199 रुपीज़ कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है। इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो भुगतान नाउ का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप 199 रुपीज़ का भुगतान करेंगे तो ये ईमेल के जरिए आपके मोबाइल की ईमेल पर डाउनलोड का मैसेज आएगा। डाउनलोड लिखा दिखाई देगा। जब आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये आपके मोबाइल पर ही डाउनलोड हो जाएगी, कंप्यूटर पर, मोबाइल पर। ये ई बुक है सर, ये मतलब तुरंत प्राप्त हो जाती है। पेपर बैग अलग होती है सर, वो छप के आपके घर आती है, वो प्रोसेस अलग होती है, उसमें कई दिन भी लग जाते हैं। ये तो तुरंत आपको मोबाइल पर प्राप्त हो जाएगी। और इसको मैंने इसके अंदर से दिखाया इसलिए क्योंकि जब आप इसको परचेस करने जाएंगे तो वहां पे सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा और उसका बुक का नाम और कीमत दिखाई देगी। ये अंदर का मैटर तो आप जब 199 रुपए का भुगतान करेंगे उसके बाद वो प्लेटफॉर्म आपको बताएगा। लेकिन मैं मेरे वीडियो के अंदर सारी ई बुक ही बता देता हूँ, उसी के अंदर से भी जानकारी भी दे देता हूँ। और पूरा वीडियो में उसके अंदर से मेरी जानकारी देने का भी मकसद यही है कि आप उसको खरीदने से पहले पूरी बुक को देख लें, समझ लें, पढ़ लें और सुन लें। और उसके बाद यदि आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी हो सकती है तभी आप उसको परचेस करें। मकसद यही है सर मेरा। और मेरा प्रयास अब पूरा यही भी है कि अब मैं आने वाले समय में ये जो आपको ई बुक पीडीएफ उपलब्ध कराता हूँ तो इसको फिजिकली बुक के रूप में भी आपको उपलब्ध हो पाए ये बुक, कि आप जब इसको खरीदें तो ये बाय पोस्ट आपके घर आ जाए और एक किताब के रूप में छप के आपके पास आए। ये फिर भी आपको मैं बता दूं, ये यदि मेरे द्वारा ये बुक फिजिकली कोशिश मेरी जारी है, यदि करी भी गई, इसको बनाई भी गई, तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक ही रहेगी। आप ये ध्यान रखिएगा सर। ये वो बुक नहीं है जैसे कि मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल मैं बुक लेके बैठा हुआ हूँ। अभी आप देख रहे हैं ये सिविल प्रक्रिया संहिता 1960 है। इसमें आदेश हैं और धाराएं हैं, लेकिन इनमें से कौन से आपके केस के लिए उपयोगी हो सकती हैं, उसमें कौन से सर्वोच्च न्यायालय के फैसले हो सकते हैं, उन धाराओं को कैसे एक्सप्लेन करके आप समझ सकते हैं सरल उदाहरणों के साथ, तो ये सारी तरफ की जुगाड़ तुगाड़ जमा के एक जगह में एक बुक में लेके आता हूँ सर। ये तो ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक है। ये वही पीडीएफ है और वही पीडीएफ मेरी कोशिश है कि आपको फिजिकली भी प्राप्त हो जाए। कोर्ट में जैसा आप अगर कोई भी फैसला देंगे तो बुक के आधार पर देंगे, उसको सिर्फ रेफरेंस के तौर पर पेश किया जा सकता है जज साहब को बताने के लिए कि ये सर एक ऐसा भी है, तो जज साहब देख लेंगे, रख लेंगे। लेकिन वो कोई आधार नहीं होगा फैसला देने का। फैसला देने का आधार यही होगा। उसके अंदर तो आपको गाइडेंस के लिए उसके अंदर से सामग्री निकाल के खास तरीके से तैयार की गई है ताकि उससे रिलेटेड जितने भी हजारों और लाखों लोग वो की समस्याएं हैं वो उससे फायदा हासिल कर सकें। तो एक प्रयास है, जैसे ही मेरा प्रयास पूर्ण होता जाएगा मैं वीडियो के नीचे उसकी भी लिंक देना चालू कर दूंगा। अभी तो मैं ई बुक पीडीएफ की लिंक दे रहा हूँ जो मौजूद है। तो आज के वीडियो में सर मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। और अभी तकरीबन एफआईआर के ऊपर मेरे द्वारा 5 से 6 वीडियो बनाए जा चुके हैं बीएनएसएस 2023 की धारा 173 पर। पहले ये 154 में बताया गया था, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में एफआईआर को 154 में बताया गया था। अब 1 जुलाई 2024 से नई संहिताएं लागू हो गई हैं। 3 नई संहिता लागू हुई हैं। आईपीसी की जगह लागू हुई है बीएनएस 2023 और सीआरपीसी की जगह लागू हुई है बीएनएसएस 2023।
और एविडेंस एक्ट की जगह लागू हुआ है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 था, उसकी जगह लागू हुआ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इसमें बहुत कुछ नए प्रावधान भी दिए गए, नए परिवर्तन भी हुए, जिससे जिसी में धारा 173 भी बड़ी महत्वपूर्ण धारा है कि यदि पुलिस एफआईआर लिखने से मना कर दे तब आप क्या करें, एफआईआर की ड्राफ्टिंग क्या हो सकती है, और एक आम व्यक्ति एफआईआर किस प्रकार से जाकर लिखाए, किन किन बातों का ध्यान रखे, क्या क्या सावधानियां उसमें रखनी चाहिए। यदि पुलिस रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दे तब आपको क्या करना होगा, 173(4) के तहत एसपी साहब को आवेदन देना होगा। फिर भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो 175 की उपधारा 3 के तहत जज साहब के समक्ष आपको आवेदन देना होगा, फिर वो इन्वेस्टिगेशन का आदेश भी कर सकते हैं। और इन सब पे सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के साथ डिटेल वीडियो में मेरे चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, और उन वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी ई बुक की लिंक भी मेरे द्वारा दे दी गई है। तो अभी जो है कि आज के इस वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। आज का हमारा जो टॉपिक था कि भगोड़ा कर्जदार, उसको जेल कैसे भेजें, इजरा को निरस्त होने से कैसे बचाएं, उसकी संपत्ति को न्यायालय में कैसे हम निकाल कर लाएं, प्रकट करवाएं, और नोटिस आदेश 21 नियम 37 के तहत कैसे जारी करें। इन तीनों आवेदनों की ड्राफ्ट और शपथ पत्र की ड्राफ्ट मैंने आपको ई बुक पीडीएफ के अंदर से परिचित करा दिया है। पूरी ई बुक पीडीएफ से भी आपको परिचित करा दिया है। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। 199 रुपीज़ कीमत है। आपको यदि उचित लगता है तो आप उसे खरीद भी सकते हैं। तो आज के वीडियो में सर मैंने आज के वीडियो के टॉपिक से संबंधित मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।